क्या दिव्या मदेरणा की कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के रूप में नियुक्ति राजस्थान कांग्रेस के या फिर कहें कि जाट समाज के किसी और नेता के लिए खतरे की घंटी है? नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हाल ही में कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय सचिवों की जब नियुक्ति की तो राजस्थान से कई नामों के साथ में एक नाम था दिव्या मदेरणा का, जिनको जम्मू कश्मीर का सह प्रभारी भी नियुक्त किया गया। लेकिन क्या दिव्या मदेरणा एक युवा चेहरा जिनका राजनीतिक अनुभव व्यक्तिगत तौर पर केवल एक बार 2018 से 2023 तक विधायक रहने का है, लेकिन वो जिस परिवार से ताल्लुक रखती है, राजस्थान की राजनीति के एक धुरी के रूप में एक लंबे समय तक अपनी पहचान रखने वाले परसराम मदेरणा, वो परसराम मदेरणा जिनकी बाड़मेर, जोधपुर से लेकर के चूरू, सीकर, झुंझुनू तक पूरे जाट बेल्ट के अंदर तूती बोलती थी। वो परसराम मदेरणा जो 1998 में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार होने के बावजूद जब आलाकमान की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पास कराने का फैसला लिया तो आलाकमान के प्रति निष्ठा को इस हद तक मजबूती से जताया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी ठोकर मार दी और अपने समर्थकों को भी यह सख्त संदेश दिया कि पार्टी आलाकमान के निर्देशों के खिलाफ कोई भी आक्रामक नहीं होगा, उन आदेशों के प्रति आस्था जताई जाएगी। दिव्या मदेरणा जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बनी है, जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी मिली है, तो आने वाले समय में दिल्ली एआईसीसी के अंदर उनको दफ्तर मिलेगा। जब दिव्या मदेरणा को एआईसीसी में दफ्तर मिलेगा तो वो दिल्ली के अंदर राजस्थान से जुड़ी राजनीति के एक पावर सेंटर के तौर पर उभरेगी। दिव्या मदेरणा ने हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार एलपी पंत को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में वो जिस तरीके से सौम्यता से बोल रही थी, उसी को देखने के बाद मेरे जहन में यह सवाल भी आया और यह विचार भी आया कि पॉलिटिकल पंचायत के दर्शकों के साथ इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए कि वो दिव्या मदेरणा जो अक्सर आक्रामक रहती है, वो दिव्या मदेरणा जो अक्सर गुस्से में नजर आती है, वो दिव्या मदेरणा एक बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी बनने के बाद में अपनी व्यवहार को और अपनी भाषा को और सौम्य बना रही है। वो कहते हैं ना कि सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है, तो क्या दिव्या मदेरणा उसी फॉर्मूले पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही है? लेकिन राजस्थान की राजनीति के या फिर कहें कि राजस्थान की कांग्रेस राजनीति के या फिर कहें कि राजस्थान की जाट राजनीति के वो कौन से नेता हैं जिनके लिए दिव्या मदेरणा की ये जो नियुक्ति है खतरे की घंटी है या फिर एक चैलेंज के रूप में है? इसमें कई नाम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन दिनों जो चर्चाएं हो रही हैं दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी, वो नाम है हरीश चौधरी का। राजस्थान में बाड़मेर के बायतू से विधायक हरीश चौधरी जो पंजाब के प्रभारी हैं, लंबे समय तक कांग्रेस आलाकमान के, राजस्थान के कांग्रेस के या फिर राजस्थान कांग्रेस के जाट नेताओं में से वो चेहरा जो आलाकमान की पसंद के तौर पर देखा गया। लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति का वो चेहरा जिसको पार्टी आलाकमान की ओर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। उस दौर में भी जब अशोक गहलोत के साथ उनकी अदावत कमलेश प्रजापति एनकाउंटर के बाद और जिस तरीके की राजनीति और जिस तरीके के रिश्ते अशोक गहलोत और हरीश चौधरी के देखे, वो राजस्थान की राजनीति को क्लोजली ऑब्जर्व करने वाले सब लोग जानते हैं। उनको जिस तरीके से रेवेन्यू मिनिस्टर का पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद में उनको पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी मिली, लोकसभा चुनाव से पहले वहां से उनको जरूर मुक्त किया गया, लेकिन उसके बाद में वापस आलाकमान की ओर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको दी गई पंजाब के अंदर। लेकिन हरियाणा के चुनाव में जहां कुलदीप इंदौरा से लेकर के मुकेश भाकर से लेकर के बीकानेर से आने वाले गौरव सहारण से लेकर के तमाम चेहरों को जो हरियाणा के अंदर जिम्मेदारियां दी गई राजस्थान कांग्रेस से जुड़े हुए, वैसे वक्त में जाटलैंड के सबसे बड़े किले हरियाणा में भी हरीश चौधरी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई। हरीश चौधरी का ताल्लुकात या फिर कहें कि हरीश चौधरी की राजनीति मारवाड़ से जुड़ी हुई है। हरीश चौधरी की राजनीति का केंद्र जाट राजनीति है। जिस तरीके से उन्होंने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया, जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के अंदर ध्रुवीकरण किया, जिस तरीके से जातीय ध्रुवीकरण के सहारे उन्होंने एक हारे हुए चुनाव को कांग्रेस को जीत करके दिया, ये स्पष्ट है कि हरीश चौधरी की राजनीति एक प्रदेश स्तर के जाट लीडर के तौर पर वो अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। लोकसभा चुनावों के परिणाम आए, उम्मीदवार बेनीवाल बाड़मेर से सांसद के तौर पर चुनाव जीते, तो उसके बाद में हरीश चौधरी हमेशा फ्रंट फुट पर नजर आए। उम्मीदवार बेनीवाल उनके एक सपोर्टर के तौर पर, उनके राजनीतिक शिष्य के तौर पर, राजनीतिक फॉलोवर के रूप में वो थोड़े से बैक स्टेप नजर आए।
ऐसा लगा जैसे उमेदाराम बेनीवाल की इस पॉलिटिकल विक्ट्री, सांसदी की जो जीत हुई है, उसका पूरा क्रेडिट हरीश चौधरी लेना चाहते हैं। लेकिन हरीश चौधरी के पैरेलल अगर दिव्या मदेरणा को उसी क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में मारवाड़ में राष्ट्रीय राजनीति में किसी एक ही जाट लीडर को जगह मिल सकती है। और अगर दिव्या मदेरणा एक नए चेहरे के तौर पर सामने आ रही है तो हरीश चौधरी के लिए यह राजनीतिक रूप से चिंता का विषय जरूर है। इसके अलावा दूसरा नाम आता है गोविंद सिंह डोटासरा का। दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद में अशोक गहलोत, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा भले ही लंबे समय से पीसीसी के चीफ हो, लेकिन जब तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, राजस्थान कांग्रेस का निर्विवादित और एक छत्र राज अशोक गहलोत का रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम चेहरे अशोक गहलोत की छाया में एक कदम पीछे नजर आते थे। लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले जिस तरीके से राजस्थान के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा की एक लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा, उन्होंने गमछे पर डांस करना, तेजल सुपर डुपर पर डांस करके एक समर्थकों के अंदर अपने प्रति आकर्षण पैदा करने का जो प्रयास किया, उसके बाद में राजस्थान के नए जाट चेहरे के तौर पर देखा जाता। और वाकई में अगर मेरे व्यक्तिगत विचार भी हो तो गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत हद तक पब्लिक के साथ कनेक्ट स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली की राजनीति में, या फिर कहें कि एआईसीसी की पॉलिटिक्स में, या फिर कहें कि एआईसीसी दिल्ली दफ्तर के अंदर अपनी पॉलिटिक्स, अपना ग्रुप, अपना गुट खड़ा करने में कामयाबी हासिल नहीं की। लेकिन गांधी परिवार की नजदीकी के चलते अगर दिव्या मदेरणा को यह जिम्मेदारी मिलती है तो आने वाले समय में एआईसीसी के अंदर दिव्या मदेरणा अपना मजबूत होल्ड एस्टेब्लिश करेगी। और उस दौर में चैलेंज होगा गोविंद सिंह डोटासरा का कि राजस्थान की राजनीति का अब जाट लीडर कौन, दिव्या मदेरणा, गोविंद सिंह डोटासरा या फिर हरीश चौधरी। हालांकि चैलेंज कांग्रेस की राजनीति से बाहर भी है। हनुमान बेनीवाल नागौर के सांसद, कांग्रेस के साथ गठबंधन के जरिए इस बार का चुनाव जीता, इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहे, लेकिन उनकी राजनीति जिस दिशा में जा रही है यह बिल्कुल नहीं लग रहा कि हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के साथ अपने राजनीतिक सफर को और लंबा चलाएंगे। हनुमान बेनीवाल की जो परंपरागत विधानसभा क्षेत्र खींवसर और ओसिया आपस में लगे हुई सीट है। जब 2023 के विधानसभा चुनावों में जब पॉलिटिकल पंचायत की टीम ओसिया विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्टिंग पर गई थी तो वहां कुछ तस्वीरें चौंकाने वाली सामने आई थी। ओसिया विधानसभा में इस बार आरएलपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में समर्थकों के पास में एक डंडा और दो झंडा हमने देखा, जिसमें एक ही डंडे पर आरएलपी और बीजेपी दोनों के झंडे लगे हुए थे, जबकि आरएलपी और बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं था। और जब लोगों के बीच में बात करते थे तो वो स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि दिव्या मदेरणा के राजनीतिक वजूद को कमजोर करने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने यहां पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और हनुमान बेनीवाल की चाहत है कि किसी भी हाल में एंटी दिव्या मदेरणा वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए और दिव्या मदेरणा की हार होनी चाहिए, लिहाजा आरएलपी ने अपना प्रत्याशी ओसिया में उतारा नहीं। उससे पहले भी किस तरीके से खींवसर क्षेत्र में दिव्या मदेरणा के बयान सामने आए कि वो राजनीतिक तपिश, तापमान चेक करने आई है खींवसर का, और दिव्या मदेरणा के गढ़ ओसिया में जाकर के हनुमान बेनीवाल ने किस तरह के बयान दिए, सीडी का जिक्र किया, उनके पिता का जिक्र किया और भी कई बयानों के जरिए दिव्या मदेरणा को घेरने की कोशिश की। लिहाजा क्या कांग्रेस हनुमान बेनीवाल की हमेशा से मारवाड़ के अंदर हनुमान बेनीवाल के दबाव में कांग्रेस को न रहना पड़े, इसके लिए एक आक्रामक और एक युवा चेहरे के तौर पर दिव्या मदेरणा को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और दिव्या मदेरणा ने जो मिक्सचर बनाया है, मैंने जो पहले कहा कि अक्सर आक्रामक दिखने वाली, लेकिन कब बड़ी जिम्मेदारी जब मिले और जब काम बड़ा हो तब भाषाई सौम्यता और एक कंफर्ट जोन के साथ में लोगों से बातचीत करना और एक नया जो रूप दिव्या मदेरणा का सामने आया और जो जिस तरीके का उन्होंने उस इंटरव्यू में जिक्र भी किया कि वो पिछले काफी समय से साहित्य को पढ़ रही है, तो अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग और मैच्योर बनाने के प्रयास कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा करती नजर आ रही है। और ये जो सारा अगर गुलदस्ता तैयार होता है आक्रामकता का, सौम्यता का, युवा चेहरे के तौर पर, जाट लीडर के तौर पर, ये एक जो गुलदस्ता तैयार होगा वो हनुमान बेनीवाल की मारवाड़ की राजनीति के लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। दिव्या मदेरणा की इस नियुक्ति को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
पॉलिटिकल पंचायत पर इसी तरह का विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।